हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी, भूगोल, क्लास 2, कक्षा 10, संसाधन एवं उपयोग, सही रणनीति और एग्जाम में सफलता। और हम लोग कक्षा 10 के भारत संसाधन एवं उपयोग इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं। ये क्लास बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए रामबाण साबित होगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बिना देरी किए आज की क्लास 1 में हम लोग जो है ये अभ्यास प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा है टॉपिक नेक्स्ट प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन हमारा आज का टॉपिक है। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पॉइंट का भूमि संसाधन। पूर्व अध्याय के अध्ययन से आप संसाधन की संकल्पना से अवगत हो चुके हैं। संसाधन के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे कि संसाधन क्या होता है। इसके बारे में हम लोग प्रॉपर डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि किसी भी देश की समृद्धि उपलब्ध संसाधनों के उचित उपयोग पर निर्भर है। संसाधन की संकल्पना मानवीय आवश्यकताओं को तृप्त करने वाले साधन एवं संतुष्ट करने वाले सेवाओं में यकीन करता है। इसमें तकनीकी ज्ञान एवं संस्थाओं का सहयोग अपरिहार्य है। नेक्स्ट देखते हैं। हम भूमि पर निवास करते हैं। हमारा आर्थिक क्रियाकलाप इसी पर संपादित होता है। हम विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है जो हमारे काम में आते हैं। इनको हम यूज करते हैं, वो क्या हमारे संसाधन हैं। यह प्रकृति प्रदत्त होने के कारण एक प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि जो पृथ्वी है ये नेचुरल संसाधन है। कृषि, वानिकी, पशुचारण, मत्स्यन, खनन, वन्य जीवन, परिवहन, संचार जैसे आर्थिक क्रियाएं भूमि पर संपन्न होने के कारण यह एक मौलिक संसाधन है। इतने व्यापक रूप उपयोगी होने के बावजूद यह एक सीमित संसाधन है। अस्तु यह आवश्यक है कि उपलब्ध भूमि का विविध उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सावधानी पूर्वक एवं नियोजित रूप से उपयोग किया जाए। भूमि संसाधन के कई भौतिक स्वरूप हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, निम्न भूमि और घाटियाँ इत्यादि। ये विविध स्वरूप जलवायु से प्रभावित होते हैं। जैसे पर्वत हो गया, पठार, मैदान, निम्न भूमि और घाटियाँ, ये सब जलवायु से प्रभावित होते हैं। भारत भूमि संसाधन में संपन्न है। यहाँ कुल उपलब्ध भूमि के लगभग 43% भाग पर मैदान का विस्तार है। मैदान कितने पर है? मैदान है 43% पर मैदान का विस्तार है, जो कृषि एवं उद्योगों के विकास के लिए उपयोगी है। 30% भाग पर्वतीय क्षेत्र है। कैसा? 30% जो भाग है ये पर्वतीय क्षेत्र है। 43% कैसे? मैदान है। बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हुए पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां मुहैया कराती हैं। यह पारिस्थितिकी संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण है। देश का 27% भूभाग पठार के रूप में विस्तृत है, जहां खनिज, जीवाश्म ईंधन एवं वन संपदा के कोष संचित हैं। यहाँ पे हमने देखा 43% पर मैदान है, ठीक है, और 30% पर पर्वत है और 27% पर पठार है। मृदा निर्माण। मृदा यानी कि मिट्टी पारतंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत मृदा कहलाती है। मिट्टी या मृदा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है। नवीकरणीय क्या होता है? ये रिन्यूएबल होते हैं, पुनः प्राप्त करने योग्य होते हैं। और अनवीकरणीय जो होते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन अगर ख़त्म हो जाएगा तो पुनः प्राप्त जल्दी नहीं होगा, बहुत टाइम लग जाता है। यह न केवल नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी या मृदा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। यह न केवल पौधों के विकास का माध्यम है, बल्कि पृथ्वी पर विविध जीव समुदायों का पोषण भी करती है। मृदा में निहित उर्वरता मानव के आर्थिक क्रियाकलाप को प्रभावित करता है और देश की नीति का भी निर्धारण करता है। इसके नष्ट होने के साथ संपत्ति एवं संसाधन दोनों ध्वस्त हो जाते हैं। अतः मृदा एक जीवंत तंत्र है। मृदा कैसा? मृदा एक जो है जीवंत तंत्र है। मृदा निर्माण एक लंबी अवधि में पूर्ण होने वाली जटिल प्रक्रिया है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं।
चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से मृदा निर्माण होता है। भूगोलविद इसे अत्यंत धीमी प्रक्रिया मानते हैं। मृदा निर्माण के कारक क्या हैं? उच्चावच या धराकृति, यानी कि जो पृथ्वी है उसकी आकृति कैसी है, मूल शैल या चट्टान, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज और समय, खनिज कण और समय। तापमान परिवर्तन, तापमान परिवर्तन, प्रवाहित जल की क्रिया, पवन, हिमनद और अपघटन की अन्य क्रियाएं भी ऐसे तत्व हैं जो मृदा निर्माण में सहयोग करती हैं। मृदा निर्माण में जैविक एवं रासायनिक परिवर्तन की भी अहम भूमिका होती है। निष्कर्षतः यह कहा जाता है कि मृदा निर्माण में जैव, ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थ भाग लेते हैं। मृदा निर्माण में जैव यानी कि ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थ जो होते हैं भाग लेते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया के निर्धारक तत्व उनके रंग, गठन, गहराई, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदा को निम्नवत बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। मृदा के प्रकार एवं वितरण। भारत के उच्चावच या भू आकृति, भारत के उच्चावच, भू आकृति, जलवायु एवं वनस्पतियों में पर्याप्त विविधता पाई जाती है। भारत में क्या देखते हैं, अलग अलग टाइप की अलग अलग वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ 6 प्रकार की मिट्टियाँ जो होती हैं विकसित हुई हैं। 6 प्रमुख प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। ये भूमि संसाधन की गुणवत्ता के आधार पर इनका वर्णन क्रमशः किया जा रहा है। कौन सी? जलोढ़ मृदा। यह मृदा भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा है। उत्तर भारत का मैदान पूर्णतः जलोढ़ निर्मित है, जो हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेप से बना है। जलोढ़ मृदा जो है सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेप से बना है। राजस्थान एवं गुजरात भी एक संक्रीय पट्टी के रूप में इस मृदा का प्रसार है। पूर्वी तटीय मैदान स्थित महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ द्वारा निर्मित डेल्टा का भी निर्माण जलोढ़ से ही हुआ है। ये जो डेल्टा है, महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा का निर्माण जो है जलोढ़ से ही हुआ है, जुड़ा है। कुल मिलाकर भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा फैली हुई है। जलोढ़ मिट्टी का गठन बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से होता है। इसका रंग धुंधला से लेकर लालिमा लिए भूरे रंग का होता है। इस मृदा के कण नदी मुहाने से, जो इस मिट्टी जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसके कण क्या होते हैं, नदी मुहाने से घाटी में ऊपर और क्रमशः बड़े होते जाते हैं। ऐसी मृदाएं पर्वतपदी क्षेत्र में बने मैदान जैसे द्वार, चौर एवं तराई के आमतौर पर मिलती हैं। इनके कणों पर घटकों के अलावा मृदा की पहचान इनके आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा के 2 प्रकार हैं, पुराना एवं नवीन जलोढ़। पुराने जलोढ़ जो होते हैं, पुराने जलोढ़ में कंकड़ एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है। जो पुराना जलोढ़ होता है उसमें कंकड़ एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है, इसे बांगर कहते हैं। जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसे बांगर कहते हैं, बांगर। और जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है उसे खादर कहते हैं। पुरानी में कंकड़ पत्थर होते हैं। बांगर की तुलना में नवीन जलोढ़ में महीन कण पाए जाते हैं, खादर कहलाता है। खादर में बालू एवं मृत्तिका का मिश्रण होता है। ये काफ़ी उपजाऊ होते हैं। खादर जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी होती है। जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी होती है। यह मिट्टी गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अधिक उपजाऊ होने के कारण इस मिट्टी पर गहन कृषि की जाती है। परिमाणतः वहाँ जनसंख्या घनत्व भी ऊंचा होता है जहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। क्या आप जानते हैं उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ की दियारा भूमि कहते हैं। उत्तर बिहार में बालू प्रधान जो जलोढ़ होती है उसको दियारा भूमि कहते हैं। यह मक्का की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कौन सी? दियारा भूमि। अब हम लोग देखते हैं काली मृदा। इस मिट्टी का रंग काला होता है, जो इसमें उपस्थित एल्यूमिनियम और लौह यौगिक के कारण होता है। एल्यूमिनियम और लौह यौगिक के कारण कैसा रंग इसका काला होता है। ये मिट्टी कैसी है? काली है। या काली मिट्टी क्या होती है? काली जो मिट्टी होती है कपास के उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। या कपास
की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, जिस कारण से इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। भारत में यह मृदा लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है, जो खास तौर पर दक्कन के अलावा, जो दक्कन है, दक्कन के अलावा प्रदेश महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तथा तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है। इस मिट्टी का निर्माण मूल शैलों से, जो मूल शैल होते हैं, के ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन से हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए बेसाल्ट लावा के विघटन से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो है काली मिट्टी। काली मिट्टी का जो है निर्माण ज्वालामुखी के बेसाल्ट के लावा के विघटन से हुआ है। इस मृदा का स्थानीय नाम रेगुर भी है। रेगुर किस मिट्टी को कहते हैं? रेगुर जो है वो काली मिट्टी को कहते हैं। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए फेमस है। ये दक्कन ट्रैप में पाई जाती है। ठीक है। इस मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें नमी धारण करने की क्षमता अत्यधिक होती है। यह मृदा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, मैग्नीशियम Mg, पोटास, चूना जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है, किंतु इसमें फास्फोरस की कमी रहती है। काली मिट्टी में क्या है? काली मिट्टी में फास्फोरस की कमी रहती है। और हमने जलोढ़ मिट्टी में देखा था, उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। शुष्क या गर्म मौसम में इसमें दरारें पड़ जाती हैं, जिससे अच्छी तरह से वायु का मिश्रण हो पाता है, किंतु गीली होने के साथ ही यह मृदा चिपचिपी हो जाती है, जिसे जोतना संभव नहीं हो पाता है। अतः मानसून की प्रथम बौछार में ही इसमें जुताई कर दिया जाता है। कम वर्षा के क्षेत्रों में भी अत्यधिक ऑक्सीकृत होने के कारण बिना सिंचाई के भी कपास की खेती के लिए मिट्टी उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त इस मृदा में गन्ना, प्याज, गेहूं, फलों की खेती अनुकूल मानी जाती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे लाल मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी। इस प्रकार की मृदा का विकास प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टानों द्वारा सामान्यतः 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? प्रायद्वीपीय जो पठार है, यहाँ के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टानों द्वारा सामान्यतः 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। इस मृदा में लौहांश की मात्रा के कारण इसका रंग लाल होता है। जल योजन के पश्चात यह मृदा पीले रंग की हो जाती है। मूल रूप से यह ग्रेनाइट, नीस जैसे रवेदार आग्नेय चट्टानों के विघटित एवं रूपांतरित होने से बने हैं। इसका विस्तार भारत के कुल कृषि भूमि के 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। लाल या पीली मृदा का प्रसार, लाल या पीली मृदा जो है ये तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार एवं मेघालय पठार के क्षेत्रों में है। जैव पदार्थों की कमी के कारण यह मृदा जलोढ़ एवं काली मृदा की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। लाल जो मिट्टी है ये जलोढ़ एवं काली मृदा की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। उर्वरक का उपयोग कर इसकी उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। इस मृदा में सिंचाई की व्यवस्था कर चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों का उत्पादन किया जा सकता है। किसका? इस मृदा में सिंचाई की व्यवस्था कर। ठीक है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, लेटराइट मृदा। लेटराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है ईंट। लेटर का अर्थ होता है ईंट। इस प्रकार की मिट्टी की विकास उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। अधिक तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या हुआ? लेटराइट मिट्टी का हुआ। लेटराइट का अर्थ होता है ईंट। भारत में इस मृदा का विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक भूभाग पर है। ऋतुवत भारी वर्षा में ऊंचे सपाट अपरदित सतहों पर यह मृदा पाई जाती है। यह मृदा तीव्र निशालन लीचिंग का परिणाम है, जिसमें ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है। अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। अधिक टेम्परेचर पर क्या होता है? बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। अपक्षय के कारण लेटराइट मिट्टी कठोर हो जाती है। एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। किसके? एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। इस प्रकार की मिट्टियों में रासायनिक खाद एवं अन्य उर्वरकों का प्रयोग कर उत्पादन किया जा सकता है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम की पहाड़ियों में लेटराइट मिट्टी का विस्तार मिलता है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में मृदा संरक्षण तकनीक के सहारे चाय एवं कहवा का उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में इस मृदा में काजू की खेती उपयुक्त मानी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए काजू की खेती किस मृदा में उपयुक्त मानी जाती है, तो कौन सी मृदा है वो? लेटराइट मृदा। अगर मुझे कपास की खेती काली मृदा में। अब हम देखेंगे मरुस्थलीय मृदा। ये मरुस्थल में पाई जाने वाली मिट्टी जो होती है, मरुस्थलीय होती है, जैसे राजस्थान वगैरह में। इस प्रकार की मिट्टी लंबी शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा, ह्यूमस रहित बालुई मिट्टी वाले क्षेत्रों को विकसित होती है। इस मृदा में
संसत्रों का विकास काफ़ी कम पाया जाता है। रासायनिक अपक्षय अत्यंत सीमित होता है। इस मृदा का रंग लाल या हल्का भूरा होता है। इस प्रकार की मृदा राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा तथा दक्षिण पंजाब में पाई जाती है। इसमें वनस्पति एवं उर्वरक खनिज का अभाव पाया जाता है, किंतु सिंचाई की व्यवस्था कर कपास, चावल, गेहूं का भी उत्पादन किया जा सकता है। पर्वतीय मृदा, इस प्रकार की मृदाएं प्रायः पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। जहां पर्याप्त वर्षा वन पाए जाते हैं वहां पे पर्वतीय मृदा पाई जाती है। यह मृदा जटिल एवं विविधता वाली होती है। यह नदी घाटियों में जलोढ़ मृदा एवं ऊंचे भागों में मोटे कणों वाली अपरिपक्व मृदा के रूप में पाई जाती है। पर्वतीय भागों में प्रायः भू आकृतिक, वनस्पतिक एवं जलवायविक दशा में पर्याप्त जटिलता एवं विविधता के कारण यहाँ एक ही प्रकार के मृदा के बड़े बड़े क्षेत्र नहीं मिलते हैं। हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का अपरदन हो जाता है और अम्लीय एवं ह्यूमस रहित हो जाते हैं। नदी घाटी के निम्नवर्ती क्षेत्रों में विशेषकर नदी सोपानों एवं जलोढ़ पंखों में ये मृदा उपजाऊ होती है। यहाँ ढलानों पर फलों के बागान एवं नदी घाटी में चावल एवं आलू का लगभग सभी क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है। उपरोक्त सभी मृदा के वितरण को मानचित्र संख्या 1 में भी देखा जा सकता है। देखिए ये सब मिट्टी के बारे में यहाँ पे बताया गया अलग अलग। देखिए यहाँ पे ऊपर क्या होता है, ऊपर होते हैं पर्वत। तो यहाँ पे पर्वत, ये वैसी पर्वतीय मिट्टी है, ठीक है। ये यहाँ पे इंसान लगा हुआ पर्वतीय। जलोढ़ मृदा, ये सब कैसी मिट्टी है, जलोढ़ मृदा है। ये सब नदियों द्वारा जो जल लाया जाता है उसके द्वारा बनती है, इसे कहते हैं जलोढ़ मृदा। ये मैदानों में पाई जाती है। यहाँ पे सघन जनसंख्या होती है, घनी जनसंख्या होती है। लाल और पीली मिट्टी, ये सब कैसी लाल और पीली मिट्टी है। काली मिट्टी है, ये सब काली मिट्टी है। महाराष्ट्र वगैरह में कपास की खेती के लिए फेमस होती है। लैटराइट मिट्टी, जिसका अर्थ है ईंट, ठीक है। शुष्क मिट्टी वगैरह। आगे देखते हैं भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप। जो भूमि हमारा है, भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप। भूमि उपयोग, मानव विविध उद्देश्यों को ध्यान में रखकर भूमि संसाधन का उपयोग करता है। ये उपयोग निम्न वर्ग में रखे जाते हैं। कैसे, वन विस्तार, कृषि अयोग्य बंजर भूमि, गैर कृषि कार्य में संलग्न यथा इमारत, सड़क, उद्योग इत्यादि, स्थायी चारागाह एवं गोचर भूमि, बाग बगीचे एवं उपवन में संलग्न भूमि। कृषि योग्य बंजर भूमि जिसका प्रयोग 5 वर्ष से ना हुआ हो। वर्तमान परती भूमि, वर्तमान परती के अतिरिक्त वह परती भूमि जहाँ 5 वर्षों से खेती ना हुई हो। शुद्ध बोई गई भूमि, ये सब कैसे में आती हैं, ये सब हमारा भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप के बारे में बताया गया। भारत में भू उपयोग का स्वरूप। भू उपयोग को 2 प्रमुख कारक निर्धारित करते हैं, भौतिक कारक और मानवीय कारक। भौतिक कारकों के अंतर्गत भू आकृति, जलवायु तथा मृदा को सम्मिलित किया जाता है, जबकि मानवीय कारकों के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति एवं परंपरा इत्यादि शामिल किया जाता है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के मात्र 93% भाग का ही भूमि उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या है, 93% भाग जो है आंकड़ा जो है भूमि उपलब्ध है, भूमि उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है। जम्मू कश्मीर में पाक अधिकृत तथा चीन अधिकृत भूमि का उपयोग सर्वेक्षण नहीं हो पाया है। भारत के भूमि उपयोग को चित्र 1.8 में देखा जा सकता है। इनमें इस चित्र में वर्ष 1960-61 एवं 2002-03 का भूमि उपयोग दिखाया गया है। भारत पशुधन के मामले में विश्व में अग्रणी देशों में शामिल किया जाता है। भारत जो है पशुधन के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल किया जाता है, किंतु स्थायी चारागाह के लिए बहुत कम भूमि उपलब्ध है। भारत में क्या है, पशुओं की जनसंख्या में अधिकता है, लेकिन क्या है, उनको चराने के लिए भूमि बहुत कम उपलब्ध है, जो पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः पशुपालन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में परती के अतिरिक्त अन्य परती भूमि अनुपजाऊ है। ऐसी भूमि में 2-3 वर्ष से अधिक 2 बार बोया जा सकता है। अगर ऐसी भूमि को भी शुद्ध बोया गया क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए, तब भी वर्तमान उपलब्ध क्षेत्रफल का मात्र 54% भूमि ही कृषि योग्य है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र के विस्तार में भी सभी राज्यों में पर्याप्त विविधता है। अलग अलग राज्यों में क्या है, अलग अलग हिसाब से जो खेती की जाती है, उनकी वहाँ पे मिट्टी के हिसाब से होता है, कहीं बंजर है, कहीं अच्छी है, कहीं खराब है। पंजाब एवं हरियाणा के कुल भूमि के 80% भाग पर खेती होती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में केवल 10% से भी कम खेती होती है, कम क्षेत्र में खेती होती है। किसी भी देश में पर्यावरण संतुलित रखने के लिए उसके क्षेत्र में 33% भूभाग पर वन विस्तार
वांछित है। कितने परसेंट? वन विस्तार कितना होना चाहिए? 33% पर जो है वन विस्तार वांछित है। इस निर्धारित सीमा को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय वन नीति 1952, कौन सी नीति? राष्ट्रीय वन नीति 1952 भी बनाया गया, पर आज भी मात्र 20% भूभाग पर वन का विस्तार किया जा सका है, जो पर्यावरणीय विनाश की ओर संकेत कर रहा है। वन पर्यावरण संतुलन के साथ साथ लोगों की आजीविका के सोर्स भी हैं। बंजर भूमि एवं गैर कृषि प्रयोजन कार्य में संलग्न भूमि लगातार समस्या को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। पथरीली चट्टानें, शुष्क एवं मरुस्थलीय भूमि बंजर है, तो इस भूमि पर संस्कृत का गैर नियोजित विकास भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन के मानकों की अवहेलना कर रहा है। मानव अधिवास का निर्माण, संचार साधन, रेल सड़क का विकास, उद्योग धंधे की स्थापना, उत्सर्जित पदार्थों का निपटान भू संसाधन के निम्नीकरण में अप्रत्याशित सहयोग करता है एवं इन कारणों से समाज एवं पर्यावरण दोनों पर आपदा की काली छाया पड़ने लगी है। भूक्षरण एवं भू संरक्षण मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना भूक्षरण कहलाता है। जो मिट्टी है अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होती है, यानी कि ट्रांसफर होती है, तो उसे क्या कहते हैं? भूमि का क्षरण कहलाता है। या विविध प्राकृतिक कारकों जैसे गतिशील जल, पवन, हिमानी और सामुद्रिक लहरों द्वारा एक प्रकार की मृदा चोरी है। गुरुत्व बल के प्रभाव से भी पहाड़ी ढलानों पर मृदा नीचे की ओर भूस्खलित होती है। पर्यावरणीय समस्या से जलवायु परिवर्तन, भूतापन जैसी भयावह स्थितियां पैदा हुई हैं, जिसकी वजह से अनावृष्टि या अतिवृष्टि पैदा होती है। अनावृष्टि से मृदा की नमी एवं सांस्कृतिक संगठन का लोप हो जाता है और धीरे धीरे मृदा शुष्क होकर प्रकृति के अप्रदनकारी दंतों द्वारा भूक्षरित कर लिए जाते हैं। तीव्र वर्षा से भी अगर वर्षा तेज होगी तो मृदा का कटाव होकर अवनालिका के माध्यम से किसी खंड या घाटी में जमा कर दिए जाते हैं। भारत में इस प्रकार से लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का नुकसान हुआ है और ये निम्नीकृत हो गए हैं। इस निम्नीकृत भूमि का 28% क्षेत्र वन के अंतर्गत तथा 56% क्षेत्र जल के अंतर्गत आता है, जल अंतर्गत है। शेष क्षेत्र या तो लवड़ी और क्षारीय स्थिति में है या मानव क्रियाकलाप से निम्नीकृत हो गए हैं। वनों उन्मूलन, अति पशुचारण, खनन, रसायनों का अत्यधिक उपयोग जैसी मानवीय अनुक्रिया भूमि निम्नीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खनन के उपरांत उस स्थान को खांडों या मलबों के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। इसके कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भूमि निम्नीकरण हुआ है। कहाँ पे? झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी। उड़ीसा वनों उन्मूलन के कारण भूमि निम्नीकरण का शिकार हुआ है, उड़ीसा। इसी प्रकार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अति पशुचारण ने भूमि के स्तर को कुप्रभावित किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई से भी भूमि का निम्नीकरण हुआ है। अति सिंचन से वाटर लॉगिंग, जलाक्रांतता की समस्या पैदा हुई है, जिससे मृदा में लवणी और क्षारीय गुण बढ़ जाती है, जो भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। खनिज आधारित उद्योगों में सीमेंट, मृदा बर्तन, मूर्ति निर्माण में चूना पत्थर, खड़िया, सेलखड़ी के पीसने से वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है, जो धीरे धीरे भूमि पर परत के रूप में जम जाते हैं और मृदा के जल अवशोषण की क्षमता को कुप्रभावित करते हैं। उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल दोनों को ही प्रदूषित करते हैं। यह अकाट सत्य है कि मानव के 95% से भी अधिक आवश्यकताओं का पूर्ति भूमि द्वारा होती है। हम जीवन की उत्पत्ति एवं विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां मृदा में सुलभ होते हैं। यही हमारे पूर्वजों ने भी इस भूमि का उपयोग इस संदर्भ में किए और उनकी संतति के रूप में भी वर्तमान पीढ़ी भी लाभान्वित हो रही है। इतना ही नहीं, भावी पीढ़ी के लिए भी यह आधार स्तंभ बनी रहेगी। भोजन, वस्त्र, आवास जैसी अनिवार्य आवश्यकताओं की आपूर्ति के अतिरिक्त मानव ने जो अपनी लिप्सा बढ़ाई है, उसमें भूमि का निम्नीकरण होता रहा है। साथ ही साथ इससे बढ़ावा देने वाले प्राकृतिक ताकतों को बढ़ावा मिल रहा है। अतः भूमि निम्नीकरण आधुनिक मानव सभ्यता के लिए एक विकट समस्या है। इसका संरक्षण हमारे लिए चुनौती है, किंतु सृष्टि को अक्षुण्ण रखना है तो चुनौती स्वीकार करते हुए संरक्षण पर ध्यान देना आवश्यक है। संरक्षण के विविध तरीके हो सकते हैं, जो मानवीय क्रियाकलाप द्वारा अनुप्रयोग में लाए जा सकते हैं। फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। गेहूँ, कपास, मक्का, आलू आदि को लगातार उगाने से मृदा में ह्रास उत्पन्न होता है। इसे तिलहन दलहन पौधे की खेती द्वारा पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च जुताई द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा की
सतत गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए वर्षा जल का संचयन, भूपृष्ठीय जल का संरक्षण, भूमिगत जल से पुनःपूर्ति का प्रबंधन आवश्यक है। आधुनिक सिंचाई पद्धतियों को अपनाकर मृदा एवं जल दोनों को संरक्षित किया जा सकता है। पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि श्रेयस्कर है, जो फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित करने पर आधारित हैं। रसायन का उचित उपयोग कर मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। रसायनों के सतत उपयोग से मृदा के पोषक तत्वों में कमी होने लगती है। अगर हम कंटिन्यूस लगातार जो है रसायन जो केमिकल यूज करते रहेंगे तो पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। ये पोषक तत्व जल, वायु, केंचुआ एवं अन्य सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। एंडिन नाम का रसायन मेंढक है। क्या है एंडिन नाम का रसायन? क्या है? मेंढक के प्रजनन पर रोक लगा देता है। जो एंडिन नाम का जो रसायन है ये मेंढक के प्रजनन पर रोक लगा देता है। फसल कीटों की संख्या को बढ़ा देता है। फलता कीटों की संख्या को बढ़ा देता है। अतः रसायनों की जगह प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाए। रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक खाद का उपयोग मृदा के संरक्षण में सहायक है। संभव हो तो जैव कीटनाशी का प्रयोग किया जाए, जिससे फसल की सुरक्षा के साथ साथ संख्या सीमित हो जाती है। वृक्षारोपण, वृक्षों को लगाना मृदा संरक्षण की सबसे बड़ी शर्त है, जिससे मृदा संरक्षण को बाधा पहुंचती है और इनकी पत्तियों से प्राप्त ह्यूमस मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक होती है। उपरोक्त प्रक्रम या उपक्रम द्वारा मृदा संरक्षण का कार्य किया जा सकता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे अभ्यास प्रश्न। हमने यहाँ पे कितना कुछ पॉइंट देखा उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अति पशुचारण, गहन खेती, अधिक सिंचाई? नहीं मेरे भाई, वनोन्मूलन। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड। बिहार का मैदानी क्षेत्र जो है वहाँ पे सोपानी कृषि बिहार के मैदानी क्षेत्र में प्रचलित है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थल मृदा जो होगी ये मरुस्थल में पाई जाएगी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र? नहीं, राजस्थान। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? अभी मैंने बताया, मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन होता है उसे कहते हैं एंड्रिन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम है बली मृदा, लाल मृदा, पर्वतीय? नहीं, रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा, जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। ये जो मैं ज्योग्राफी करवा रहा हूँ ये आपकी बीपीएससी तैयारी 4 के लिए रामबाण साबित होगी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं उनको प्रॉपर डिस्कस करता रहूँगा। क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।